कमरे में हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे हरकत कर रही थीं। टेबल पर एक केक रखा था जिस पर छोटी छोटी मोमबत्तियां जल रही थीं। मैंने प्यार भरी नजरों से सामने बैठी अपनी पत्नी राधा को देखा, जिससे मेरी शादी को 1 साल हो गया था। आज हमारी एनिवर्सरी थी और मैं इस दिन को खास बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। राधा ने मुस्कुराते हुए मोमबत्तियां बुझाईं और तालियां बजाने लगी। मैं खुश होकर कहने लगा, जान, तुम्हारे इतने खूबसूरत साथ का शुक्रिया। वह हंसी, उसकी वह हंसी जो मेरे दिल को हमेशा धड़का देती थी। शुक्रिया तो बनता भी है, वह बड़ी ही अदा से बोली। इतनी लंबी लाइन को इग्नोर करके मैंने तुम्हें जो अपना साथी चुना है। वह खिलखिलाई तो मैंने हल्के से सिर को झुकाया। यस माय प्रिंसेस, ये शख्स हमेशा के लिए आपका गुलाम हो गया है। तो वह मुस्कुराने लगी। मैंने चम्मच से केक का एक टुकड़ा उठाया और उसके होठों के पास ले गया। उसने नरमी से एक निवाला खाया और प्यार से बोली, अब मेरी बारी है। वह चम्मच लेकर आगे बढ़ी, लेकिन उसी पल मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर मेरे पिताजी का नाम चमक रहा था। रात के इस वक्त उनका फोन आना कुछ अजीब सा लगा। मैंने जल्दी से कॉल रिसीव की। प्रणाम पिताजी, मैं बहुत ही खुशी भरे लहजे में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मेरे चेहरे से सारी खुशी गायब कर दी। बेटा, मुझे अपने पास बुला लो, मैं अब और यहां नहीं रह सकता। मेरे पिताजी की आवाज कांप रही थी, जैसे वह बहुत देर से रो रहे हों। मेरी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। क्या बात है पिताजी, सब ठीक तो है? बेटा, तुम्हारी भाभी मुझे खाना भी खाने को नहीं देती है, और तुम्हारा भाई। मेरे पिता की सांसें तेज होने लगीं, जैसे उनके लिए एक एक शब्द बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वह तो बहुत मारता है बेटा, बहुत मारता है। ये सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। क्या कह रहे हैं पिताजी? भाई ऐसा कैसे कर सकता है? बेटा, मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां अब एक और दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे अपने पास बुला लो बेटा। अब मैं और यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनते ही मेरे हाथ से चम्मच गिर गया और राधा ने फौरन मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर धीरे से कहा, पिताजी का फोन था। वह कह रहे हैं कि भाई और भाभी उन पर जुल्म कर रहे हैं। राधा का चेहरा सख्त हो गया। तो तुमने क्या कहा? मैंने उलझन में मोबाइल को घूरा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर पिताजी वाकई मुश्किल में हैं, तो मुझे कुछ करना होगा। राधा ने हाथ आगे बढ़ाकर मोबाइल मुझसे छीन लिया और एक संजीदा लहजे में बोली, अक्ल से काम लो रोहन, हम एक साथ खुश हैं, सुकून से रह रहे हैं। अगर तुमने अपने पिताजी को यहाँ बुला लिया, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम कि यह बूढ़े लोग कितने जिद्दी होते हैं, लेकिन वह मेरे पिताजी हैं, मैंने जोर देकर कहा। तो वह बोली, और मैं तुम्हारी बीवी हूं। राधा की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। भूलो मत कि यह घर किसका है। अगर तुमने उन्हें यहां लाने के बारे में सोचा भी, तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। राधा की बातों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। मैं एक पल के लिए बोल ही नहीं सका। मेरी एक तरफ मेरे पिता थे, जो तकलीफ में थे, और दूसरी तरफ मेरी पत्नी, जिसके बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुझे फैसला करना होगा रोहन। राधा की आवाज में ठहराव था, मगर उसके शब्दों में छुपी हुई धमकी मुझे समझ आ रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने पिता को बहाना बनाकर कह दिया, मैं इस वक्त शहर से बाहर हूं। जैसे ही वापस आता हूं, आपसे बात करता हूं। कॉल बंद हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में ढेर सारे विचारों की आंधी चल रही थी। मगर मुझे मुस्कुराना पड़ा, क्योंकि मेरी अमीर पत्नी को यह पसंद नहीं था कि उसकी पहली एनिवर्सरी में किसी भी तरह की रुकावट पैदा हो जाए। वह पहले ही मुझसे छोटी छोटी बातों पर नाराज थी। इसीलिए अपनी शादी की पहली सालगिरह को मैं बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहता था, ताकि उसकी सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाए और उसका दिल मुझसे साफ़ हो जाए, क्योंकि उसकी नाराज़गी मैं अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता था। मेरी ज़िंदगी अजीब मोड़ लेते-लेते अचानक एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई थी, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं एक मामूली सा वर्कर था,
एक मामूली सा असिस्टेंट जो फाइलों के ढेर में दबकर गुजारा कर रहा था। मेरे सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक अच्छी जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश थी। लेकिन किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरी कंपनी के बॉस की बेटी राधा मुझ पर मर मिटी। वह खूबसूरत थी, दौलतमंद थी और सबसे बढ़कर वह मुझे चाहती थी। शुरुआत में तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि एक अमीर लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन जब उसने खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो मैं भी उसके इश्क में गिरफ्तार होने लगा। मेरी जिंदगी एक पल में बदल गई। मैं जो पहले एक असिस्टेंट की कुर्सी पर बैठता था, दिन भर बहुत मुश्किलों में उलझा रहता था, अब इस कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर बन चुका था। मेरी तनख्वाह कई गुना बढ़ गई थी। मेरे पास एक चमचमाती नई गाड़ी आ गई और एक बहुत ही अच्छा फ्लैट मिल गया, जो राधा ने मुझे तोहफे में दिया था। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ने लगा। वही लोग जो मुझे पहले नज़रअंदाज करते थे, अब वही लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे। ऑफिस में मेरा एक रोब और दबदबा था। बाहर की दुनिया में मैं एक अमीर आदमी की तरह जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन राधा ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं हैरान था और खुश भी था, शायद थोड़ा सा डरा हुआ भी। लेकिन मैंने फौरन हाँ कर दी। ये शादी मेरे लिए सपने जैसी थी। मैं एक आम आदमी से एक बहुत ही दौलतमंद परिवार का दामाद बनने जा रहा था। शादी धूमधाम से हुई। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये खुशी सिर्फ कुछ पल की थी। शादी की पहली रात ही राधा ने साफ शब्दों में कह दिया था, रोहन, मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में किसी और की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अलग रहेंगे। किसी का कोई हक नहीं होगा कि हमारी जिंदगी में दखल दे, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता का भी नहीं। मैंने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि वह बस अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहती है। लेकिन वक्त के साथ यह बात बहुत मजबूत बन गई, जो मेरे वजूद को हिलाने लगी। सबसे बड़ा फैसला यह था कि मैं अपने पिता को कहाँ रखूं। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ रहे, लेकिन राधा ने दो टूक कह दिया, मैं या फिर तुम्हारे पिता। अब मैं बेबस हो गया। मैंने चाहा कि कम से कम पिता को अपने करीब किसी अच्छी जगह पर रख दूं, लेकिन राधा ने साफ इनकार कर दिया। मैंने मजबूर होकर उन्हें अपने बड़े भाई के पास भेज दिया। शादी के बाद मेरी जिंदगी इतनी बदली कि मैं खुद को पहचान ही नहीं पाया। राधा एक खूबसूरत सपने की तरह थी, लेकिन हकीकत में वह एक ऐसी मल्लिका थी जिसके आगे मैं बस एक गुलाम था। मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, बल्कि सच बताऊं कि मैं कितनी सांसें लूंगा, ये सब कुछ वह खुद तय करती थी। और बदले में मुझे मनचाही ख्वाहिश को हासिल करने का मौका मिल जाता था। क्योंकि यह सौदा बुरा नहीं था, इसीलिए मैंने भी खामोशी से अपना वक्त गुजारने लगा। मुझे उसकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं था, लेकिन यह मोहब्बत नहीं, कैद थी। मैं उसकी पसंद का खाना खाता, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता। मेरी कोई अपनी राय, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं रही थी। वक्त गुजरता गया और मैं इस तरह की जिंदगी का आदी होता गया। मेरे पिता कभी कभार फोन करते, लेकिन मैं बिजी होने का बहाना बनाकर ज्यादा बात नहीं कर पाता। मुझे मालूम था कि वह तकलीफ में है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर एक दिन उनका फोन आ गया। वह मेरे पास आना चाहते थे, क्योंकि वह बड़े भाई और भाभी के व्यवहार से बहुत परेशान थे। लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी उलझ गई थी। उस वक्त तो मैंने उनके आगे बहाना बना दिया। 2 दिन गुजर गए और मैंने पिता को दोबारा फोन नहीं किया, न ही उन्होंने मुझसे कोई बात की। मैं चाहता था कि सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए, लेकिन मेरा दिल बेचैन था। तीसरे दिन शाम के वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने जब की होल से देखा, तो सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे पिता मेरे लग्जरी फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे। उनके कपड़े बहुत गंदे थे, चेहरा पीला पड़ा था और आंखों में बहुत बेबसी थी। वह बड़े ही लाचारी भरी आवाज में दस्तक देते हुए बोले, बेटा, दरवाज़ा खोलो। वह बोलते ही जा रहे थे, दरवाज़ा खोलो बेटा, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मेरी तो सांसें ही रुकने लगीं। मेरे पिताजी को मैंने हमेशा मजबूत और सुकून में देखा था। आज वह टूटे हुए थे और बेसहारा लग रहे थे। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि तभी अचानक से राधा तेजी से मेरे करीब आई और दरवाजे के हैंडल पर मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया।
उसका चेहरा सपाट था और चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही रूखे थे। क्या हुआ? दरवाजे पर कौन है? पिताजी। मेरे मुंह से फंसी फंसी आवाज निकली तो वह एकदम गुस्से से बोली, ये यहाँ क्यों आए हैं रोहन? उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने बेबसी से कहा, राधा, वह मेरे पिता हैं। कहाँ जाएंगे? वह जहाँ से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। उसका लहजा जहर के जैसा था। मैं बोलना चाहता था कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं बेबस था। राधा मेरे हर फैसले पर हावी थी। रोहन, तुमने इनका कोई ठेका नहीं ले रखा था। तुम्हारे भाई और भाभी उन्हें अच्छे से रख सकते हैं और यह उनका फर्ज भी है। तुम हर महीने उन्हें पैसे भेज देते हो, ये काफ़ी है। और दरवाजे से पीछे हट जाओ। थोड़ी देर के बाद वह खुद ब खुद चले जाएंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे सामने वह बाप था जिसने मुझे पालने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की, और पीछे वह बीवी थी जिसने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मेरी मर्जी भी छीन ली। मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी, एक ऐसी जंग जिसमें मैं खुद अपने ज़मीर से शिकस्त खा रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने दरवाजे के कीहोल से देखा। पिताजी अभी भी उसी तरह खड़े थे, दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे और ठंड में कांप रहे थे। रात हुई, आसमान पर बादल गरजने लगे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं न जाने किस बेचैनी में अब तक जाग रहा था। मेरी नज़रें खिड़की पर जमी थीं, जिस पर पानी की बूंदें खिड़की से टकराकर नीचे बह रही थीं, जैसे किसी बेबस रूह की आंखों से आंसू बरस रहे हों। मैंने बहुत ही धीरे से पर्दा सरकाया। खिड़की से बाहर जाकर देखा कि पिताजी बारिश में भीग रहे थे और दीवार के साथ लगकर बैठे थे। मैंने तुरंत खिड़की का पर्दा पहले जैसा कर दिया और लेटकर छत को घूरने लगा। मगर मेरे मन में सिर्फ एक ही नज़ारा घूम रहा था। पिताजी, जो दरवाजे के बाहर भीग रहे थे, कांप रहे थे, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मेरे ज़मीर की जंग अब मुझ पर कब्जा कर चुकी थी। ये वही बाप है जो तुम्हारे बचपन में तुम्हें कंधों पर बैठाकर मेला ले चलता था। ये वही बाप है जिसने तुम्हारे लिए न आराम तक कुर्बान किया और आज इसे बेसहारा मददगार बाहर छोड़ रहे हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पहलू बदला और राधा की तरफ देखा, जो बिस्तर पर सुकून से सो रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उठा, खिड़की की तरफ गया और बाहर जाकर देखा। पिताजी अभी भी वहीं दीवार के साथ लगे बैठे थे। बारिश से उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। उनका शरीर थर-थर कांप रहा था और सिर झुका हुआ था। मेरे सीने में कुछ टूटने लगा। अब बस, मैंने खुद से कहा, और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि उसे खोलकर पिताजी को अंदर ले आऊं। लेकिन यह जानकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि राधा ने सोने से पहले दरवाजे को लॉक कर दिया था। मैं तेजी से राधा की तरफ बढ़ा। राधा, मैंने उसे झंझोड़ा। वह नींद से बहुत बोझिल होकर बड़बड़ाई, क्या दिक्कत है रोहन? सोने दो ना मुझे, चाबी दो। उसने मेरी तरफ हैरत से देखा, फिर हंसी, जैसे मैं कोई नासमझ बच्चा हूं। तुम मजाक कर रहे हो ना रोहन? चाबी दो, फौरन। मेरा लहजा सख्त था। हरगिज नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया और तकिए के नीचे हाथ मारा। यह घर तुम्हारे बाप के लिए नहीं है, समझ आया? वह चले जाएंगे सुबह तक, फिक्र न करो। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला, लेकिन राधा ने मेरा बाजू पकड़कर रोका। रोहन, ये मत करो। मुझे चाबी दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने गुस्से से कहा और एक झटके से उसका हाथ हटा दिया। राधा ने तेजी से चाबी को मुट्ठी में दबा लिया। ये चाबी नहीं मिलेगी रोहन, उसने गुस्से में कहा। मेरा खून खौलने लगा। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से झटका दिया। वह चीखी और चाबी फर्श पर गिर गई। मैंने झपट कर चाबी उठाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। रुक जाओ रोहन, मैं कह रही हूं कि रुक जाओ। राधा चीखती रही, लेकिन मैं अब किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से चाबी ताले में डालकर घुमाई। क्लिक की आवाज आई और ताला खुल चुका था। मैं तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम बाहर रखा, मेरी सांसें हलक में अटक गईं। पिताजी जमीन पर बेसुध, बिना किसी हरकत के पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। बारिश की बूंदें उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर गिर रही थीं और उनका शरीर बिल्कुल सफेद था।
पिताजी! मैं चीख पड़ा और उनके पास जाकर झुक गया। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। वह बर्फ के जैसे ठंडे हो चुके थे। मेरे हाथ कांपने लगे। पिताजी, आंखें खोलिए। कोई जवाब नहीं आया। भगवान के लिए कुछ तो बोलिए। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी, लेकिन पिताजी खामोश थे। बारिश और तेज हो गई। मेरे दिल में खौफ का एक भयंकर तूफान उठा। मैंने उनकी नब्ज चेक की और तब मेरे अंदर सब कुछ जैसे रुक गया। नब्ज चलने की समझ मुझे आ ही नहीं रही थी। मेरा दिल डूबने लगा और मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने फौरन उनके सीने पर कान रखा, लेकिन कोई धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। नहीं, नहीं! मैं सिर हिलाता पीछे हटने लगा। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अजीब सा हो गया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था और ना कोई पछतावा। तुमने यह तुमने किया? मैं उस पर दहाड़ा। मैंने कुछ नहीं किया रोहन। तुमने खुद फैसला किया था कि दरवाजा बंद रखोगे। मैं तो सिर्फ तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारी कमजोरी की वजह से हुआ ये सब। अगर तुम मर्द होते तो मेरी नहीं सुनते। अब मुझे ब्लेम मत करो। उसका लहजा साफ था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपने बाप के बेजान जिस्म को देखा, जो बारिश में पड़ा था, और अंदर ही अंदर मैं टूटने लगा। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में जो तूफान उठा था, वह थमने का नाम नहीं ले रहा था। पिताजी के बेजान जिस्म को देखकर मैंने जो मुश्किल महसूस की थी, वह किसी की भी समझ से बाहर थी। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरे कानों में पिताजी की बातें गूंज रही थीं। बेटा, मुझे अपने पास बुला लो। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैंने उन्हें बुलाया नहीं, अंदर आने नहीं दिया, उन्हें बाहर भीगने दिया, और अब वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। पिताजी! मैंने उन्हें पूरे दिल से पुकारा और फिर रोने लगा। मैं उन्हें बार-बार हिला रहा था, जैसे कि अभी भी किसी उम्मीद में हूँ। उसी पल मेरे अंदर के बेबस बेटे ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिताजी को कुछ मत होने देना भगवान। तभी दरवाजे पर खड़े पड़ोसी ने मेरी मदद की और हम पिताजी को फौरन अस्पताल ले गए। रास्ते भर मेरी सांसें अटकी हुई थीं। मेरा दिमाग कुछ सोचने के काबिल ही नहीं था। बस बार-बार मैं कुछ बातें ही दोहरा रहा था कि मेरे पिताजी को कुछ भी न हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने पिताजी को इमरजेंसी में दाखिल कर लिया। मैं बाहर बेबसी से बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जब डॉक्टर बाहर आया, तो मेरी तरफ संजीदा नज़रों से देखा। आप अपने पिता से फौरन मिलिए, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। अगले 24 घंटे बहुत ज़रूरी हैं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं लड़खड़ाते टांगों से पिता के पास पहुंचा। वह बेड पर पड़े थे। उनकी आंखें आधी खुली थीं, जैसे वह बहुत ज्यादा थके हुए हों। मैंने उनका हाथ थामा। उनका हाथ अभी भी ठंडा था। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। आप फिक्र न करिए। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी आवाज़ भर आई। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कुराहट उनके होठों पर आई। फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। मैं सकते में खड़ा था, जैसे सांस लेना भी भूल गया हूँ। अगले 24 घंटे किसी कयामत से कम नहीं थे। मैं अस्पताल में रुका। राधा को फ़ोन पर जानकारी दी, तो उसका रवैया बिल्कुल ठंडा था। तुम तो हॉस्पिटल के ही होकर रह गए हो। ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं। उसके शब्द मेरे दिल पर अंगारों की तरह बरसे थे, लेकिन मैं उस वक्त उससे उलझने की हालत में नहीं था। भगवान का ऐसा रहम हुआ कि पिताजी बच गए। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई, मैं तो भगवान के आगे झुक गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। पिताजी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो चुके थे। अब उन्हें घर ले जाना एक इम्तिहान से कम नहीं था। मुझे मालूम था कि राधा के तेवर सख्त होंगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि पिताजी मेरे साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जिस वक्त अस्पताल से निकला, बहुत तेज़ तूफान के साथ तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन एक तूफान मेरे सीने के अंदर भी तबाही मचा रहा था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था कि पिताजी पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन राधा 1 घंटे के लिए भी उन्हें देखने के लिए अस्पताल नहीं आई। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि यह मेरे पिता हैं और बीमार हैं। अगर वह हेल्दी होते, तो वह बात अलग थी, लेकिन बीमारी की हालत में भी उसका दिल नहीं पसीजा। किस किस्म की औरत है? क्या अमीरों के सीने में दिल नहीं होता?
मैं राधा के इस रवैये पर बहुत परेशान था। पिताजी को घर ले जाते हुए मुझे दोहरी परेशानी थी। एक तो पिताजी की बीमारी में उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ राधा का मूड था, जो पल पल बदलता था। और अब तो पिताजी की मौजूदगी में न जाने उसका रवैया कैसा होता। इसी बात ने मेरा दिल खौफजदा करके रख दिया था। मैंने तो पिताजी के सामने राधा की बहुत तारीफ की थी और उन्हें बताया था कि मैं यह शादी करके बहुत खुश हूं। अब अगर उन्हें अंदर की सच्चाई का पता चलेगा तो वह मुझ पर ही हंसेंगे कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। और मैं पिताजी के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे नहीं, बल्कि बड़े भैया को ज्यादा महत्व दिया था। उनके मुकाबले में मुझे हमेशा टोका जाता था। पिताजी की बात हमेशा इसी बात पर आकर खत्म होती थी कि तुम्हें कुछ समझ नहीं है। मेरे मुकाबले में बड़े भाई ने पढ़ाई लिखाई में ज्यादा अच्छे नंबर पाए थे। उनकी जॉब भी जल्दी लग गई थी और फिर परिवार में उनकी मर्जी से शादी भी हो गई। तो मैं अंदर ही अंदर अपने भाई से कंपटीशन करने लगा कि कम से कम उनके जितना न सही, लेकिन उनसे कम भी नहीं रहूंगा। इसीलिए पढ़ाई पूरी करते ही मैं जॉब ढूंढने लगा। जब राधा की सूरत में मुझे एक एटीएम कार्ड नजर आया तो मैंने उसे तुरंत अपनाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, क्योंकि मुझे हर हाल में अपने भाई के मुकाबले में खुद को साबित करना था। और उसके लिए मुझे अपनी आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि जब मैं उस घर के सामने अपनी बड़ी सी गाड़ी खड़ी करता तो मेरे अंदर ही अंदर एक अजीब सा सुकून और गुरूर उतरता। अपने ब्रांडेड 3 पीस सूट और शिगार से मैं उन पर जितना रोब डाल सकता था, डालता। मैं उन पर अपनी अमीरी का इंप्रेशन खूब जमा दिया करता था। लेकिन अंदर ही अंदर मैं कितना खाली हो चुका था, ये मैं ही जानता था। इससे बड़ी और क्या बात होगी कि मैंने राधा से शादी के बाद अपने पिता से मिला ही नहीं, क्योंकि वह मुझे उनसे मिलने ही नहीं देती थी। वह अपने मामलों में मुझे इतना उलझा कर रखती थी कि मुझे कहीं और सोचने और देखने की मोहलत नहीं मिलती थी। मेरा वह गुरूर अब पछतावा बनकर रह गया। जब मैं अपने ही पिता को आज़ादी से फ्लैट के अंदर न ला सका, तो ऐसा लगा कि मेरे पिता एक बार फिर से मुझ पर हंसकर बोले कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। मैं अंदर ही अंदर घायल सा हो रहा था, पर दिल ही दिल में दुआएं कर रहा था कि फ्लैट पर पहुंचने पर कोई भी ऐसा ड्रामा न हो जिस पर मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मैं बहुत ही आराम से पिताजी को अंदर लाने लगा, मगर जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो सामने राधा को देखकर मैं चौंक कर रुक गया। उसकी आंखों में चमकने वाली रोशनी मुझ पर बिजली की तरह गिरी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। रोहन, सब ठीक है ना? इन्हें कहाँ लेकर आ गए हो? न पैर छूना, न हालचाल लेना, न पिताजी की तबीयत के बारे में पूछना, कुछ भी नहीं। उसकी आवाज का लहजा मेरे अंदर एक चुभन छोड़ गया। मैंने अपने पिता के थके हुए चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी और बेबसी थी। मेरा दिल बगावत पर उतर आया। मैं राधा की तरफ रुख करते हुए सख्ती से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? भला मैं इन्हें लेकर कहाँ जाता? जाहिर है मैं अपने ही घर लेकर आया हूं। राधा ने ताना मारती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि यह जो घर दिख रहा है ना, ये किसका है? तुम अच्छे से जानते हो ना? उसका एक कमेंट मेरे सीने पर जैसे हथौड़ा बनकर गिरा। पिताजी ने यह शब्द सुने तो उनके कदम लड़खड़ाए। चाहे दिल के किसी कोने में वह पहले ही इस तरह के व्यवहार के लिए तैयार थे। मैंने फौरन आगे बढ़कर उन्हें कंधों से सहारा दिया और राधा की तरफ देखा, मगर वह पैर पटक कर वहां से चली गई। पिताजी की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। वह इतनी बेबसी से मुझे देख रहे थे कि मेरा दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर बस उनके साथ कहीं चला जाऊं। मैं उन्हें सोफे पर बिठाकर बोला, आप परेशान न हो, मैं सब संभाल लूंगा। वह धीरे से मुस्कुराए, मगर उस मुस्कुराहट में वह चमक नहीं थी जो हमेशा उनके चेहरे पर मैंने देखी थी। मैं किचन में गया कि उनके लिए सूप बना सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया, राधा गुस्से से दंदनाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों में सुलगते सोल थे, जैसे अभी सब कुछ जलाकर राख कर देगी। ये सब क्या हो रहा है रोहन? हमने शादी के बाद यह वादा किया था। मैंने बेबसी से सिर झटका। राधा, वह बीमार हैं,
इस वक्त उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अच्छा, और तुम्हारा भाई, वह किस मर्ज की दवा है? वह मर गया है क्या? क्या सिर्फ तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने बाप को उठाकर अपने कंधों पर लेकर घूमो? उसने ताना मारा। मैंने गहरी सांस ली और शांति वाले अंदाज में उसे समझाने की कोशिश करने लगा। देखो राधा, जब पिताजी ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें वापस भेज दूंगा। फिलहाल सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, लेकिन अभी चुप रहो प्लीज। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी में इस तरह की दखलंदाजी नहीं। समझे या नहीं? ये कोई दखलंदाजी नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मैंने आवाज दबाई। फर्ज? और जो वादे तुमने मुझसे किए थे, वह क्या थे? वह तुम पर फर्ज नहीं है? वह चीखी। राधा, भगवान के लिए धीरे से बोलो। पिताजी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें अपने पिता की परवाह है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूं? तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वह मुंह बुलाकर बोली। तो मैंने अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे हर पल, हर लम्हा सिर्फ तुम्हारी परवाह है राधा। लेकिन तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो। पिताजी अभी अभी मौत के मुंह से निकले हैं। तुम्हें पता है, वह बारिश में भीगने की वजह से कितने बीमार हो गए थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता, तो यकीन करो, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। ये तो भगवान का शुक्र है कि भगवान ने उन्हें नई जिंदगी दे दी। बस कुछ दिन के लिए बर्दाश्त कर लो। जैसे ही वह ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें वापस भिजवाने का इंतजाम कर दूंगा। वह लगातार मुझे घूरती रही, फिर पैर पटक कर बाहर निकल गई। लेकिन उसके बाद उसका रवैया और भी ज्यादा तल्ख हो गया। कभी वह खाने की मेज पर बर्तन जोर से रखती, कभी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करती कि मैं पिताजी के सामने शर्मिंदा सा हो जाता। लेकिन जाहिर है, उसे मैं कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि मैं जानता था कि इससे तो चीज़ें और भी ज्यादा भयानक हो जाएंगी। मैं अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से सेट हुआ था, इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। मैं जानता था कि मेरी जिंदगी की यह सारी ऐशो आराम की चीजें सिर्फ राधा की वजह से थीं, और अब तो मुझे उनकी आदत हो गई थी। उनके बगैर तो मैं रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। और राधा को अब नाराज करके मैं अपनी पहले वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहता था। इसीलिए बहुत ही सब्र के साथ मैं राधा का हर रवैया बर्दाश्त कर रहा था कि बस थोड़े दिन की बात है, फिर पिताजी को वापस भाई के यहाँ किसी न किसी तरह से भेज दूंगा, और फिर सारी चीजें मेरे और राधा के बीच में बेहतर होने लगेंगी। इसीलिए मेरा सारा फोकस अपने पिता को ठीक करने में था। मैं उनकी खूब देखभाल कर रहा था, ताकि वह पूरी तरह से जल्दी से ठीक हो जाएं, और मैं अपने मकसद में बहुत तेजी से कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि पिताजी की हालत बेहतर होने लगी। मगर जैसे ही वह थोड़ा संभले, राधा ने मुझ पर और ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया था। अब तुम्हारे पिता की तबीयत काफी बेहतर हो चुकी है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं कहते कि वह जाकर इनको ले जाएं? तो मैंने उसे धीरे से कहा, वह वहीं से तो आ रहे हैं। अगर उसे इतना ख्याल होता, तो कम से कम उनके आने के बाद एक फ़ोन करके पिता की खैरियत तो मालूम कर लेता। जब तक पिताजी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं उन्हें दोबारा से उस नर्क में कैसे भेजूं? तो क्या सारा फर्ज तुम्हारा ही है? वह बहुत ही गर्म लहजे में बोली। कैसा भाई है तुम्हारा? आखिर कब उसे ख्याल आएगा कि वह अपने बाप को यहाँ से लेकर जाए? वह रोज मुझे बातें सुनाती, जैसे मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। इसीलिए एक दिन मैंने तंग आकर भाई को फ़ोन किया, और अगले दिन भाई भाभी के साथ आ गया। मैंने सुकून की सांस ली, मगर भाभी का अंदाज देखकर मुझे यह पता चल गया कि वह पिताजी को साथ ले जाने के मूड में नहीं है। भाई खामोश बैठा रहा, मगर राधा के चेहरे पर जहर उतर रहा था। मैं भाई और भाभी के खाने पीने का इंतजाम करना चाहता था, लेकिन राधा ने सिर्फ चाय और बिस्किट रखे, तो मैं खामोश हो गया। मैं, भाई और भाभी आपस में बातें किए जा रहे थे कि तभी राधा ने ताना मारते हुए पूछा, वैसे आप दोनों पिताजी को लेने आए हो, या फिर बस खाली उनका हालचाल पूछने आए हो? मेरी भाभी तो राधा से भी 2 हाथ आगे की चीज थी। वह एकदम तेजी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत साफ है, राधा ने हाथ बांधकर कहा। आप लोगों ने पिताजी को यहाँ छोड़ दिया और आराम से अपने घर में बैठ गए, लेकिन हमारी भी कोई जिंदगी है। हमने कभी नहीं कहा था कि पिताजी को अपने पास रखो। भाभी का लहजा तेज हो गया।
हमने नहीं रखा, वह खुद आए हैं। राधा तड़प कर बोली। तो भाभी का लहजा उसके जैसा हो गया। हाँ, तो अगर आ गए हैं तो थोड़ी सेवा तुम लोग भी कर लो। क्या बुराई है? हमने भी तो सेवा की है ना। हॉस्पिटल के सारे बिल हमने ही चुकाए हैं, और ये हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। आप लोगों ने तो इसमें कोई भी शेयर नहीं किया। सब कुछ मेरी कंपनी ने पे किया है। अगर तुम्हारी कंपनी ने पे किया है तो इसमें हम क्या करें? जाहिर है, बाप जिस घर में होता है वहीं पर इलाज और खर्चा भी करवाया जाता है। जब तक पिताजी हमारे घर में थे, हमने खूब इलाज करवाया और खर्चा किया, लेकिन कभी तुम लोगों को जताया नहीं। कमाल है, थोड़े से पैसे क्या लगा दिए, फौरन ही जताने बैठ गई हो। मैं जता नहीं रही, बस अब मैं यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि अब आप अपनी जिम्मेदारियां संभालें और उनकी देखभाल करें। जाहिर है, हमें ऑफिस जाना होता है, जबकि आप तो घर में ही बैठी रहती हैं। आपके लिए तो कोई भी मुश्किल नहीं है। इस बात पर भाभी एकदम गुस्से से बोली। पिताजी इतने बीमार हैं, उन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। हम अभी पिताजी को रखने की पोजीशन में नहीं हैं। तो क्या हम लोग पोजीशन में हैं? राधा की आवाज और ऊंची हो गई। रोहन के पास दौलत आ गई है, तो क्या अब यह सबकी जिम्मेदारी उठाएंगे? मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। बस करो राधा, मैंने सख्त लहजे में कहा। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? तुम मुझे खुद बताओ। ये इतने दिन हॉस्पिटल में रहे, तुम्हारे भाई ने आकर पता किया इनका, अब भी तुम्हारे बुलाने पर आए हैं। ये वह चीखी। राधा, अब बस कर दो। मेरे ख्याल से तुम काफी सारी बातें कह चुकी हो। भाई और भाभी खामोश थे, और पिताजी का चेहरा सफेद पड़ गया था। बेटा रोहन, तुम चुप रहो, लड़ो मत। वैसे भी अब तुम्हारे बड़े भाई की तरफ ही मुझे जाना है। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया गया। मैंने पिताजी की तरफ देखा। वह इतने बेबस लग रहे थे कि मेरी आंखें भीग गईं। मैं सोचने लगा कि ऐसी अमीरी का क्या फायदा अगर मैं अपने पिता की सेवा भी न कर सकूं। मैंने राधा को बेबसी से देखा, जिसे मेरी इज्जत की जरा भी लाज नहीं रखी थी। मैं एकदम से पिताजी से बोला, आप कहीं नहीं जा रहे जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि राधा ने सख्त लहजा अपनाते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, अगर बड़े भैया साथ ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। राधा, अब अगर पिताजी यहां नहीं रह सकते तो फिर शायद मैं भी यहां नहीं रह सकता। मेरी इस बात ने कमरे में खामोशी फैला दी। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा। मतलब ये है कि अगर तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को कबूल नहीं कर सकती तो फिर मैं भी अपनी जिंदगी के फैसले में आज़ाद हूं। ये बात बोलकर मैंने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा, जैसे उन्हें यकीन दिला रहा हूं कि अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। राधा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर कोई शब्द न निकल सके। शायद उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इस हद तक जा सकता हूं। और वह पल जब मैंने पिताजी को सीने से लगाकर कहा, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, तो ड्राइंग रूम में बैठे हुए सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। सबसे ज्यादा तो राधा का मुंह खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका गुलाम पति कभी यूं उसके सामने सिर उठाकर बात करेगा। बल्कि आज मैंने सिर्फ उसके सामने सिर नहीं उठाया, अपने भाई और भाभी के सामने अपनी इज्जत को मिटने से बचाया था। राधा गुस्से से उठी और कमरे से चली गई। मेरे घर के हालात राधा की वजह से इस कदर जहरीले हो चुके थे कि मेरे बड़े भाई ने वहां और ज्यादा रुकना ठीक नहीं समझा, और वह भाभी को लेकर हमारे घर से जल्दी ही चले गए। पिताजी मुझे कहते ही रह गए कि मैं उनके साथ चला जाता हूं। तुम्हारी जिंदगी कहीं मेरी वजह से खराब ना हो जाए। तुम्हारी पत्नी गुस्से की बहुत तेज है। तो मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा, आप उसके मिजाज की फिक्र न करें। वह पल में तोला और पल में माशा है। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान न हो। मैंने अपना फैसला तो कर ही चुका था, लेकिन मुझे अच्छे से अंदाजा था कि अब मैं एक जलती हुई तलवार पर खड़ा हूं, जो किसी भी वक्त मुझे काट सकती है। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा तब न रही जब मैं कमरे में आया तो राधा खामोश रही। हालांकि वह खामोश रहने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मैंने तिरछी निगाहों से उसे देखा जा रहा था। मेरे कान उसकी धमाकेदार आवाज सुनने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन उसकी खामोशी टूट ही नहीं रही थी। तो मेरे दिल में एक डर उठने लगा
कि कहीं वह मुझे छोड़ने का फैसला ही न कर डाले, क्योंकि वह ऐसी ही थी। वह जितनी जल्दी मोहब्बत जताती थी, उतनी ही जल्दी नफरत इजहार करने में देर नहीं लगाती थी। वक्त के साथ-साथ मुझे यह अच्छे से अंदाजा हो गया था कि वह मेरे फैसले से समझौता करने की कोशिश कर रही है, मगर उसकी यह खामोशी सिर्फ एक धोखा है। उसकी आंखों में मेरे पिता के लिए अनजानी सी नफरत भरने लगी थी। वह कुछ कहती तो नहीं थी, मगर उसके रवैये में आए बदलाव को मैं महसूस कर रहा था। मैं उसे खुश रखने की हर तरह से कोशिश करने लगा, उसे पहले से ज्यादा वक्त देने लगा। पिताजी की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी, इसलिए मैंने ऑफिस जाने का सोचा, क्योंकि उसका भी ज्यादातर वक्त घर की बजाय ऑफिस में गुजरता था। तो मैंने सोचा कि इस तरह उसके करीब रहने का मौका मुझे मिल जाएगा, क्योंकि घर में तो उसने अपना रूम मेरे रूम से अलग कर लिया था। इसलिए मैंने एक हफ्ते के बाद दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे काम का रूटीन बहुत सख्त है। अक्सर सुबह निकलता हूँ और देर रात लौटता हूँ। ऐसे में ज्यादातर पिताजी से फोन पर ही बात हो पाती थी। मैं जब भी फोन करता तो वह सो रहे होते। ये बात मुझे नौकर बताया करता था, और अगर कभी जाग भी रहे होते थे तो उनकी आवाज़ इतनी कमज़ोर होती कि मैं परेशान हो जाता। कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि पिताजी की हालत फिर बिगड़ रही है। उनकी भूख भी कम हो गई है। सबसे ज्यादा तकलीफ वाली बात यह थी कि वह अक्सर बेसब्री से पहले, सोने से पहले मेरा इंतजार किया करते थे, लेकिन अब वह जैसे मुझसे मिलने से कतराने लगे हों। उनकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी। मुझे फिक्र होने लगी और मैंने फैसला किया कि उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। मगर जैसे ही मैंने यह बात राधा से की, वह तुरंत बोली, अरे रोहन, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता को चेकअप की ज़रूरत है, तो तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत ही काबिल हैं। ऐसे में उन्हें बाहर लेकर जाने की ज़रूरत क्या है? मैं कॉल कर देती हूँ। वह उन्हें घर आकर देख लेंगे। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ, और मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि वह मेरे पिता के लिए फ़िक्रमंद हुई है। इसलिए मैंने खुशी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे मेरी प्रिंसेस की खुशी। मैं ये मामला तुम्हारे हाथ में देता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम इस मामले को अच्छे से सुलझा लोगी। तो वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, और फिर वाकई उसने मेरे सामने खड़े खड़े जब डॉक्टर को कॉल करके सारी बात बताई, तो मुझे राधा पर बेपनाह प्यार आया। वह इतने अच्छे से डॉक्टर को पिताजी की तबीयत के बारे में बता रही थी कि मैं दंग रह गया। आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर पिताजी के पास आया और उनका चेकअप किया, और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल बिल्कुल ठीक हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बीमारी उन्हें जकड़े हुए थी, तो कमजोरी तो आएगी ही। और यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ ताकत की दवाइयाँ लिख देता हूँ, वह आप इन्हें वक्त पर पिला दिया करें, तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मैं काफ़ी निश्चिंत हो गया, और फौरन ही मैंने डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को मंगवा लिया। लेकिन पिताजी की सेहत तो दिन ब दिन गिरती ही चली जा रही थी। अब वह बिल्कुल शांत रहने लगे थे। मैं उनकी हेल्थ की वजह से बहुत परेशान रहने लगा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करूं तो क्या करूं। डॉक्टर भी आए दिन आकर उनका चेकअप करता और मुझे तसल्ली देता, लेकिन मेरा दिल बेचैन रहने लगा। तो मैंने राधा से कहा कि मैं उन्हें एक बार अस्पताल ले चलता हूँ। तो वह मेरी बात सुनकर एकदम से फट पड़ी और बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो? इतने बड़े डॉक्टर तुम्हारे पिताजी को आकर देख रहे हैं, और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। बाहर क्या डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर से ज्यादा लायक है? तो मैंने उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहा था। मेरे दिल में कुछ ऐसा था जो खटक रहा था। पिताजी की हालत बहुत खराब होने लगी, और हर बार जब मैं किसी अच्छे अस्पताल में उन्हें ले जाने के लिए कहता, तो राधा इस डॉक्टर को बुला लेती, जो वहीं पुरानी बात दोहरा देता। एक दिन मेरी कजिन सृष्टि पिताजी को देखने के लिए हमारे घर आई। सृष्टि मेरे मामा की बेटी थी, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, जिसे मैं भी पसंद करता था। मगर राधा की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। अगर हमारे बीच राधा न होती, तो शायद मेरी पहली पसंद सृष्टि ही होती। सृष्टि अब तक कुंवारी थी, शायद मेरे लिए उम्मीद रखे हुए थी। जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर उसके लिए पछतावा होने लगा। वह अभी वैसे ही थी, बिल्कुल खामोश, आंखों से बोलती हुई।
उसने जब पिताजी को देखा तो तुरंत चौंक गई। रोहन, इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है, इन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाओ। तो मैंने उसे बताया कि हमारा फैमिली डॉक्टर पिताजी का चेकअप करता रहता है। वह कहता है कि बीमारी और बुढ़ापे की वजह से उनकी ये हालत है। इस पर सृष्टि ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, किसी और डॉक्टर को दिखाने में आखिर बुराई क्या है? जब इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बेहतर है कि दवाइयाँ चेंज कर ली जाएं और किसी और डॉक्टर को दिखा दिया जाए। तो मैं उसकी बात मानी, क्योंकि मेरे दिल में भी तो मैं यही चाहता था कि पिताजी को किसी और डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। लेकिन राधा की वजह से मैं अपने फैसले पर अमल नहीं कर पा रहा था। लेकिन खुशकिस्मती से उस दिन राधा घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने मौका देखकर पिताजी को तुरंत ही अस्पताल लेकर गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थमाई, वह पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था, इसीलिए उनकी ये हालत हो रही थी। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। घर में मेरे और राधा के अलावा तीसरा कोई नहीं था। तो यह सब कौन कर रहा था? ये समझने में मुझे देर नहीं लगी। इसका मतलब यह है कि राधा मेरे कमजोर पिता को मारना चाहती थी। ये ख्याल आते ही मेरे शरीर में खून खौलने लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस औरत की जिंदगी की खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर थी, वह मुझसे मेरे बाप की जिंदगी छीनने की कोशिश करेगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितना बेवकूफ था कि राधा पर अंधा भरोसा करता रहा। मैंने अपने पिता को जरूरी इलाज के बाद सृष्टि के घर ले जाकर कहा कि जब तक मैं उनके लिए कोई और इंतजाम नहीं कर लेता, तुम इन्हें अपने पास रखो। और फिर एक मोटी रकम निकालकर मैंने सृष्टि के हाथ पर रखी। सृष्टि ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। ये पैसे रखो अपने पास रोहन। हर रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और न ही अपनाया जा सकता। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने पिताजी को सृष्टि के हवाले किया और घर वापस आया। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि राधा से बदला कैसे लूं। मैं राधा को वही सजा देना चाहता था जो उसने मेरे पिता के लिए सोची थी, मगर मैं यह सब जज्बात में आकर नहीं करना चाहता था। मैं उसे सोच समझकर बर्बाद करना चाहता था। मैंने उसे जब बताया कि मैं सिर्फ उसकी खुशी के लिए पिताजी को वापस भेज दिया है, तो वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। तो मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। तो वह मेरे सीने से लग गई। मैं उसके सामने ऐसा बन गया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वह मेरी गैर मौजूदगी में पिताजी के साथ क्या कुछ करती रही। मैं उससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत जताने लगा। मैंने उसे महंगे तोहफे देने लगा, बाहर घुमाने ले जाने लगा, ताकि वह यह समझे कि मैं अभी उसके काबू में हूँ। और फिर मैं अपने इरादों पर अमल करना शुरू कर दिया। इसलिए सबसे पहले मैंने घर के नौकरों पर काम करना शुरू किया। उन्हें बहुत इज्जत दी, इतनी जो उन्हें कभी भी इस घर में नहीं मिली। उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, उनकी इतनी तारीफें की, राधा से भी ज्यादा। अब वह लोग मेरी वफादारी का दम भरने लगे। फिर मैंने बहुत ही आसानी के साथ उनसे यह उगलवाया कि पिताजी को जहर मिलाकर दिया जाता था। मैंने बहुत तरीकों से राधा के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, जिसमें उसका जहर देने का सबूत भी शामिल था। फिर मैंने वह वार किया जिससे राधा की दुनिया हिल गई। एक रात मैंने बातों ही बातों में राधा से कुछ फाइल्स पर उसके सिग्नेचर ले लिए। उसे शायद ही अंदाजा था कि वह यह क्या कर बैठी है। असल में मैंने सारा बिजनेस अपने नाम पर करवा लिया और उसे पता भी नहीं चला। कुछ दिन के बाद मैंने वकील के जरिए राधा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब पुलिस हमारे घर आई तो राधा दंग रह गई। यह क्या हो रहा है? तो मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही है राधा। तुमने मेरे पिता को जहर दिया और अब तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद हैं। राधा तिलमिला गई। रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था राधा, कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। राधा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह चीख रही थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद का मैं इकलौता वारिस था। वह चाहकर भी अपने लिए एक अच्छा वकील नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। राधा को उसके किए की सजा मिल गई तो मेरे दिल में ठंडक पड़ गई। मैं सीधा सृष्टि के पास गया, अपने पिता को देखा। वह पहले से बहुत बेहतर लग रहे थे।
तो मैं शुक्रगुजार नज़रों से सृष्टि की तरफ देखा कि अगर वह न होती तो शायद मेरे पिताजी दुनिया में नहीं होते। राधा के हाथों तो वह तड़प तड़प कर मर जाते और मुझ जैसे बेवकूफ को पता भी नहीं चलता। मैं पिताजी के पास जाकर उनका हाथ थामा। पिताजी, अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन मैंने यह जाना कि जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता, बल्कि कुछ रिश्ते हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सोचने के बाद सृष्टि से शादी करने का फैसला किया। मेरी बात सुनकर खुशी से सृष्टि का चेहरा खिल गया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।